हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस. ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस. और ये है हम लोग का एपिसोड नंबर 8. ठीक है, और आज क्या पढ़ेंगे पहले ये समझ लेते हैं. हम आज पढ़ेंगे हम लोग कि क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड मिराज, और एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग. मतलब कि आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंड ये मिराज क्या होता है. ठीक 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 है. तो आज का जो टॉपिक हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. अगर आपने कोई चीज मिस किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, इस चैप्टर का कंप्लीट प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं. ठीक है ठीक है. तो अब हम लोग को आज जो कंटेंट पढ़ना है, उसके लिए कुछ बेसिक चीज तो रिक्वायरमेंट है ना, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. तो हम बस आपको वो चीज रिकॉल कराना चाहते हैं, मतलब कि बस याद दिलाना चाहते हैं ये सारा चीज जो हम लोग आज यूज करेंगे, पर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा. तो जब कुछ मुझे आपको बस ऑब्वियसली, हाँ, जैसे कि आज का एक एपिसोड है, आज का एपिसोड में हम इस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, इसलिए ये सब चीज हम रिकॉल करा दे रहे हैं, और इसको हम पहले से लिख के रखे हैं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है ठीक है. देखिए, बस थोड़ा ध्यान सुनिएगा. पहला केस 1, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, वो अपना ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाता है, एक्सेप्ट जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है. तो यही तो, जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो इंसिडेंट रे बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल. इस पता है हम लोग को कि लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, तो ये एक रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये एक डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और ये एक सरफेस है जो इस मीडियम और इस मीडियम को सेपरेट कर रहा है. मैं लिखा ना, S डैश एक सरफेस है जो इस मीडियम और इस मीडियम को सेपरेट कर रहा है. ठीक है, ये इंसिडेंट रे आया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोगों ने नॉर्मल बनाया. अगर मीडियम नहीं होता तो लाइट चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह ऐसे पास कर जाता, बट अब रिफ्रैक्शन के वजह से वेलोसिटी चेंज होगा, तो लाइट सिंस रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, अपना पाथ से डेविएट कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो. ठीक ठीक. ओके. केस 2, जब डेंसर से रेयर में जाएगा, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, तो ये अगर इंसिडेंट रे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग नॉर्मल बनाएंगे. अगर मीडियम सेपरेशन नहीं होता तो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह ऐसे चला जाता, बट अब मीडियम आ गया है तो ये बेंड करेगा, एंड सिंस ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक ठीक. ओके. एंड अब नोट कीजिएगा, हम लोग ये चीज फर्स्ट एपिसोड में ही बताए थे कि अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है एक ट्रांसपेरेंट सरफेस पे, तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही, ट्रांसमिशन तो होगा ही, पर साथ ही साथ रिफ्लेक्शन भी होता है ना, होता है. पर हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि इसका अगर इंटेंसिटी 100% है, तो इसका जो इंटेंसिटी है अराउंड 5 to 6% के आसपास होगा. इसका इंटेंसिटी कितना होगा फिर रिफ्लेक्टर का? अबाउट 95 to 94% होगा. ठीक है. एंड सिमिलरली अगर ये इंसिडेंट रे है, इसका इंटेंसिटी 100% अज्यूम करते हैं, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका इंटेंसिटी अराउंड 95 to 96% होगा. इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी लॉस हो गया ना, कहाँ गया? इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, 4 to 5%. ठीक है. ये जो ब्लू लाइन से बनाया गया है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है. ऑब्वियसली ये एंगल भी छोड़ो, उसको जोड़ते हैं. ठीक है, मतलब ये बोलना चाहते हैं कि लाइट अगर एक सरफेस पे आता है तो दोनों होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है. पर
हम लोग ये बोले थे, हम लोग आर्ग्यूमेंट ये दिए थे कि सिंस रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटेंसिटी है बहुत कम है, 4 या 5% है रिफ्रैक्टेड रे के मुकाबले में, तो हम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया था। इसीलिए जब पिछला केसेस में हम लोग जितना भी रिफ्रैक्शन पढ़े हैं, हम लोग रिफ्लेक्टेड रे नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंटेंसिटी कम है, पर होता जरूर है। तो यहां से हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं, ये चीज क्या बोल रहा है, ऑन रिफ्रैक्शन द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज ऑलवेज लेस देन द इंसिडेंट रे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे का इंटेंसिटी ऑब्वियसली हमेशा कम होगा इंसिडेंट रे से। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। वही यहां पर लिखे हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। आप भी ध्यान से सुनिए और पहले, ठीक है? ठीक है। एंड हम लोग आज स्नेल्स लॉ भी पढ़ेंगे नहीं, यूज करेंगे। हम लोग स्नेल्स लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको याद है कैसे यूज करते हैं? याद है कैसे यूज करते कि भूल गए? चलिए केस 1 और केस 2 के लिए स्नेल्स लॉ लिखते हैं। केस 1 एंड केस 2 के लिए स्नेल्स लॉ हम लोग लिखेंगे। याद है ना स्नेल्स लॉ कैसे होता था? अच्छा, एक और बात, जो रे डायग्राम होगा ना, वहां पर ये एरो का ध्यान जरूर दीजिएगा। ये एरो बताता है कि लाइट कहां से कहां आ रहा है। यहां पर एरो इस तरफ है, मतलब लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है। यहां पर एरो इस तरफ है, मतलब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट रे पर जब एरो बनाते हैं वो बहुत क्रूशियल है, सॉरी। ठीक है, ठीक है। चलिए अब स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ केस 1 में अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? रे ऑफ लाइट यहां से आया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रेयर मीडियम में आई है, और रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1। तो हम बोल सकते हैं ये होता है n1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? r। तो ये हो जाएगा n2 इंटू साइन r। सिमिलरली क्या होगा? किस इसका बात करें मीडियम का, इस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, मतलब हम बोल सकते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n2 इंटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1 इंटू साइन ऑफ द एंगल इस मीडियम में कितना है? r है, साइन r। ये स्नेल्स लॉ ऐसे यूज करते हैं हम लोग। कैसे? एक मीडियम में एंगल कितना है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है पता चल जाएगा हम लोग देख के। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दिस एंगल, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दिस एंगल, इस मीडियम में जितना एंगल बना रहा है। ऐसे स्नेल्स लॉ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग आज यूज करेंगे पढ़ने के लिए। क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड मिराज। तो प्लीज आप इसको एक बार अच्छे से कॉपी कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए। ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज तो देख लिया है कि एक रे ऑफ लाइट, छोड़ो समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करेंगे, वो है हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो है हम लोग के लिए रिफ्रैक्शन। आप भी साथ में लिखते रहिए। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम denser to rarer medium, from denser to rarer medium for different angle of incidence। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग बस वही एक ही केस पढ़ेंगे, और वो क्या है? लाइट जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा, लाइट जब डेंसर से रेयरर मीडियम में चल के जाएगा, ठीक है, फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक ठीक। तो क्या किया जाए? देखो भैया, ये पढ़ना है हम लोग को
तो सबसे पहले एक ठो लाइन बना दो बढ़िया सा, एक ठो मस्त। वाह, बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया यार, क्या बात है। ये एक सरफेस समझिए एस डैश, ये एक सरफेस है सेपरेटिंग द टू मीडिया। इसको हम नाम दे रहे हैं मीडियम 1, पकड़ लीजिए ऊपर वाला मीडियम 1 जो रेयरर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR है। ठीक ठीक, नीचे वाला हम एक डेंस सेकेंड मीडियम अज्यूम कर रहे हैं, मीडियम 2 जिसको हम डेंसर बोल रहे हैं, एंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND अज्यूम कर रहे हैं हम। D फॉर डेंसर, R फॉर रेयरर। यह है एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR है, ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND है, एंड सिंस ये डेंसर है मतलब ND इज ग्रेटर देन NR। सही है, सही है, ठीक है। एंड प्लीज हम फिर से मेंशन कर रहे हैं लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ये ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हम लोग हाथ में। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक, तो ऊपर लेते हैं, अच्छा रहेगा बनाने में। हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट है O। ठीक है, क्या एक ऑब्जेक्ट है। ठीक ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट से हम लोग बहुत सारा इंसिडेंट रेज लेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक नॉर्मल रे लेंगे, मतलब कि ऐसा रे ऑफ लाइट लिए हैं जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली आगे इंसिडेंट हुआ है। तो क्या होगा, हम लोग पता है ये क्या होगा, ये पास कर जाएगा अनडेविएटेड। मतलब ये एक रो है O, अच्छा इसको नाम ए देता है A, और ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O1, और ये हो गया मान लो A, ये B। ठीक, मतलब कि रे ऑफ लाइट ऐसे गया डेंसर से रेयरर मीडियम में गया, एंड सिंस ये इंसिडेंट नॉर्मली हुआ था तो ये स्ट्रेट पास कर गया। ठीक है, इस केस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I1 बोल सकते हो कितना है। अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, इस एंगल को हम I1 से डिनोट कर रहे हैं, इसका वैल्यू कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि यही अगर नॉर्मल इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल अगर हम बनाएंगे वो भी तो इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, तो एंगल कितना होगा, दोनों एक नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। ठीक ठीक, ऑब्जेक्ट मिल गया मेरा। ठीक है, कोई नहीं, ओके। अब मान लीजिए अब हम एक दूसरा रे ऑफ लाइट लिए हैं सच दैट, एक सेकंड, एक दूसरा इंसिडेंट रे लिए हैं हम ऐसे, ठीक, ये गया। अगर ये मीडियम सेपरेशन नहीं होता, ये चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह ऐसे स्ट्रेट लाइन में पास कर जाता ना। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं O2। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट रे है, तो मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। चलिए नॉर्मल बनाता है, ये है नॉर्मल, ये मान लीजिए N डैश N, ये नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इस दोनों से एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसको हम नाम I2 दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना भैया, हाँ दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, ठीक है, पर सिंस ये लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस बार ये अपना नॉर्मल से दूर बेंड करेगा, मुझे पता नहीं कितना बेंड करेगा, पर नॉर्मल से बेंड अवे करेगा ही। और ये हो गया मेरा रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे A डैश A1, और ये हो गया A2। ठीक ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए भैया, एंड ऑब्वियसली फिर से यहां भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्टेड रे आएगा। ये हम बस बना रहे हैं दिखाने के लिए, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे होगा।
रिफ्लेक्टेड होगा ना, इस इंसिडेंट रे का ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। ठीक है, इतना हम लोग समझ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से बढ़ा रहे हैं। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिए हैं। ये वो मेरा अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है O3। ठीक ठीक, अब अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये चुपचाप ऐसे स्ट्रेट पास कर जाता। ठीक है ठीक है, और ये अगर मुझे रिफ्रैक्टेड रे बनाना है तो मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा पहले तो। ये हो गया नॉर्मल। ठीक ठीक, पर सिंस लाइट मेरा फिर से डेंसर से रेयर में जा रहा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो फिर से ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगा कुछ ऐसे। ये हो गया A3। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे के लिए एंगल कितना होगा, ये होगा I3। सॉरी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये चीज समझ में आया क्या, हम करना क्या चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, आपको ये समझ में आ रहा है कि देखिए जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे और इंक्रीज हुआ, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे सॉरी ये दिखाई नहीं हम, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है I2, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R3। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो इंक्रीज हो रहा है। ये बात क्लियर है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, फिर थोड़ा बढ़ा, वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। एंड हर एक केस में सिंस हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, द रे ऑफ लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब ये सिचुएशन फॉलो करते 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 करते, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा सिचुएशन अगर हम कंटिन्यू करते रहे, अगर ऐसा सिचुएशन हम कंटिन्यू करते रहे, एक सेकेंड ना, अगर हम ऐसा सिचुएशन कंटिन्यू करते रहे, मतलब कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहे, तो एक ऐसा समय तो जरूर आएगा ना कि जहां पर अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O4 है, और अगर हम यहां पे अगर नॉर्मल बनाए तो उस केस में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I4 होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा वैल्यू है ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना ऐसे चला गया मेरा, ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे था और ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है। मतलब कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R4 वो 90 डिग्री है, ये बोलना चाहते हैं हम लोग। मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये बोल रहे हैं कि भैया अगर एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आता है तो वो हमेशा अपना अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कितना एंगल से बेंड करेगा, डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक ठीक, तो ऐसे करते 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 एक ऐसा समय तो आ ही सकता है ना जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा वैल्यू अज्यूम कर लिया ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द डेंसर मीडियम वो 90 डिग्री हो जाए, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं हम लोग IC। इसको नाम दिया गया है क्रिटिकल एंगल फॉर, ज्यादा गंदा हो जाएगा यहाँ पर, अभी लिखना सही नहीं होगा क्योंकि मुझे एक चीज दिखाना बाकी है अभी कितना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब जो नया क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये है, ध्यान सुनिएगा, जो नया क्वेश्चन है वो ये है कि भैया अब मानो अगर ऐसा हो जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूं, कि इंसिडेंट रे अभी भी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मूव कर रहा है,
अभी भी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मूव कर रहा है, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा, अरे बाप रे बाप, रुको यार, रुको, ये नहीं लग रहा है। रुकिए भैया, रुकिए आप एक सेकंड रुकिए। आई सी, एक सेकंड थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा ताकि जल्दी खत्म हो जाए। इतना दूर जाएगा तो फायदा क्या है। अब सर ठीक है, अब थोड़ा बन जा भाई, अब बन गया। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि अब एक ऐसा सिचुएशन आ जाए, ये एक इंसिडेंट रे है जो ऑब्वियसली डेंसर से रेयरर में जा रहा है, पर इसका नॉर्मल है। ये जो एंगल है इंसिडेंस है I5, ये जो I5 है वो ग्रेटर देन I4 है, मतलब I5 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल IC। तब क्या होगा भैया, ये बोल रहे हैं हम, ठीक है। तब उस केस में देखा गया है कि लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा इन द सेम मीडियम। लाइट रिफ्लेक्शन कर जाएगा, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, सच दैट ये एंगल भी I5 होगा। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। एंड एक और बात हम बोलना चाहेंगे फिर से कि हर एक केस में रिफ्लेक्टेड रे होगा ही होगा, हर एक केस में रिफ्लेक्टेड रे होगा। यहां भी रिफ्लेक्टेड रे होगा, यहां भी रिफ्लेक्टेड रे होगा, ठीक है। यहां भी रिफ्लेक्टेड रे है, यहां भी रिफ्लेक्टेड रे है, यहां भी रिफ्लेक्टेड रे है, एंड ऑब्वियसली यहां भी एक रिफ्लेक्टेड रे होगा ही, ठीक है। मतलब कि जो केस 1, ये 1, ये O1 O2 O3 एंड यहां पर O5 है। एक सेकेंड, हाँ बस एक सेकेंड भैया, रुक जाओ, शांति रखो, थोड़ा शांति रखो, बस समझा रहे अच्छे समझा रहे हैं। हाँ देखिए, ये केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, उनको लिखते हैं एक, देखिए ध्यान सुनिएगा। Here I1 is less than I2, is less than I3, is less than I4, जिसको हम IC बोल रहे हैं, and is less than I5। हाँ, तो देखिए कहाँ गया भैया मेरा पेन, जैसे हम लोग, पहला बात, लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। एंड जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, I3 इज ग्रेटर देन I2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, पर वो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द डेंसर मीडियम 90 डिग्री हो, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल IC। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये मीडियम 1 एंड मीडियम 2 के लिए क्रिटिकल एंगल ये है। मतलब क्रिटिकल एंगल ऑब्वियसली मीडियम पे डिपेंड करेगा, कौन सा दो मीडियम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इसलिए ये पूरा नाम। आप सिंपली क्रिटिकल एंगल बोलते हो तो मतलब कोई दो गिवन मीडिया का ही होता है, क्योंकि हर एक मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल अलग होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब आइए, अब मेरा बात ध्यान सुनिएगा, ठीक है। और ये जो केस हुआ यहाँ क्या हुआ, ये जो केस हुआ यहाँ पर कैसे बनाए हम, एक सेकंड ना सर, समझाना है। हाँ ये जो केस हुआ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि द इंसिडेंट लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक। यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन होने का यहाँ पे तो खुद ही ये इंसिडेंट लाइट आया और कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक कर गया।
ये इंसिडेंट लाइट आया, कंप्लीट रिफ्लेक्ट बैक कर गया। तो ये जो फिनोमिना हुआ कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आया और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, तो वो लाइट वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल, यहां लिखना ठीक नहीं है, यहां लिखना बिल्कुल ठीक नहीं है, यहां लिखना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन LECTION, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल का वर्ड इंपॉर्टेंट है इस सेंस में, क्योंकि देखिए जो पूरा लाइट आया वो पूरा लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गया। मतलब इस केस में, ये जो केस है इसमें द लाइट इज कंप्लीटली ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड। द इंसिडेंट लाइट is completely reflected, इसीलिए टोटल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड इंटरनल वर्ड इसलिए क्योंकि यहां पे कोई मिरर नहीं यूज हुआ है, सिर्फ एक सरफेस है, मिरर नहीं है। रिफ्लेक्शन कब होता है? जब मिरर होता है तब, पर यहाँ पे खुद से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसलिए इंटरनल वर्ड रिफ्लेक्शन समझिए आप। ठीक है, पर नोटिस कीजिए ये जो चारों केस था ना, ये चारों केस में द इंसिडेंट लाइट इज partially reflected and refracted ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि यहां इस चारों केस में जो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है वो कम है कंपेयर टू क्या बोल रहा हूं, कंपेयर टू इंसिडेंट रे। ठीक है, ये चारों केस में इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज ऑलवेज लेस देन द इंसिडेंट रे। ठीक है, ठीक है। पर ये जो केस हुआ जहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, इस केस में द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे इज सेम एज द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि यहां पे पूरा लाइट ही चला गया, जितना लाइट आया था वो सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो गया है। इसीलिए इस केस में सिंस लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, इसका इंटेंसिटी और इसका इंटेंसिटी सेम है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सिंस यहां पे पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड हो रहा है, इसलिए रिफ्रैक्टेड रे का इंटेंसिटी कम है। ठीक, ठीक। और कुछ बोलना है मुझे? हाँ, और एक और बात मुझे बोलना है, प्लीज ध्यान सुनिएगा। यहां पर क्लमजी हो गया, नहीं ठीक है, क्लमजी नहीं हुआ। इस केस में जो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट है, कहां लिखे हैं हम, जगह ही नहीं है, छोड़ो, ठीक है, ठीक है, चलो इतने रखते हैं, इतना काफी है। ठीक है, एक और पॉइंट तो मुझे बोलना था कि ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, चलो इतना हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, ठीक, ओके। चलो इसको आप कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। अच्छा लिख लो, अच्छा कॉपी कर लो इसको। ठीक है, लिख लो आप। एंड ये चीज समझ में आया ना, ये रे जो ब्लू कलर से हम बनाए हैं, ये वाला एंड ये वाला सारा क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है। ब्लू पेन से जो बनाए हैं वो सारा रिफ्लेक्टेड रेज है। बस हम ये दिखाना चाहते हैं कि इंटेंसिटी कम होगा, इसलिए बनाए थे वहां पर समझाने के लिए। ठीक है,
पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सारा लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए इसका इंटेंसिटी मतलब ये अगर इसका इंटेंसिटी 100% है, कोई लॉस ही नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो आप सब कॉपी कर लो, नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं हम लोग। देखिए भैया, यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको समझा दिया सब चीज अच्छे से। ठीक है, पर एग्जामिनेशन में डेफिनेशंस भी पूछता है कभी कभी, यहाँ पे हमने डेफिनेशंस लिख दिया है। ठीक है, देखो क्या बोला है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, क्योंकि डेंसर मीडियम की तरफ है ना इसलिए, देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारा रेज निकल सकता है ना, बहुत सारा इंसिडेंट रेज हो सकता है, तो बहुत सारा इंसिडेंस एंगल हो सकता है। तो वो एंगल कौन सा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कौन सा, वो corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle for that given pair of media। समझ में आया? एक पेयर ऑफ मीडिया दिया हुआ है, गिवन पेयर ऑफ मीडिया दिया हुआ है, और फिर उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम 90 डिग्री हो जाएगा, उसी को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ये है डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ये है डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक ठीक। नेक्स्ट ये पढ़ते क्या बोला गया है, बोला गया है फिर वही चीज है, when the light travels from denser to rarer medium, ठीक है, is incident on the surface of a denser medium at an angle greater than the critical angle for the given pair of media, then the ray is completely reflected back into the same denser medium, और इस फेनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये है हम लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो, एंड ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये। ठीक ठीक, ओके, ठीक है ना। अरे भैया नहीं समझ में आया, मतलब ये एक डेंसर मीडियम है, ये एक रेयर मीडियम है। ठीक है, मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट आया ऐसे और ये ऐसे बेंड हो गया, ये एंगल है मान लो 32 डिग्री, ये है 45 डिग्री। फिर एक रे ऑफ लाइट आया ऐसे, एक सेकंड बता रहे, रुको रुको रुको, हड़बड़ी ना करो, ये बना ऐसे, ये एंगल है 39 डिग्री, ये गया ऐसे, और एक ये हो गया ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया मान लो 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा, ये है ना। देखिए ये डेंसर मीडियम है, लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, ये एंगल है 32 डिग्री, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 40 डिग्री है, 45 डिग्री, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 39 डिग्री, पर इस एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम 90 डिग्री है, मतलब ये क्रिटिकल एंगल है। समझ में आया? वो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम 90 डिग्री होता है, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जहां पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है एक्सप्रेशन, XPRESSION, एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन बोलिए या फिर रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल को हम लोग, क्रिटिकल एंगल को IC से डिनोट करते हैं, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम। ठीक है, ठीक है, चलो बेसिकली कर लेते हैं।
मान लीजिए ये एक सरफेस है एस डैश विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम, ये मीडियम वन, इसका जिसको हम डेंसर बोल रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बी है, ये मीडियम टू, इसको हम रेयर अज्यूम कर रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आर है, एंड सच दैट एन डी इज ग्रेटर देन एन आर, क्योंकि ये डेंसर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक लाइट, ये मान लीजिए एक पॉइंट है ए से एक रे ऑफ लाइट आया ऐसे, यह इंसिडेंट रे, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ, ये हो गया इसका नॉर्मल। ठीक है, अगर ये मीडियम सेपरेशन का बात नहीं होता, ये लाइट चुपचाप ऐसे आता, आराम से ऐसे चला था। ठीक है, ठीक है, पर हम अज्यूम किए हैं कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी है, मतलब क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, अब अगर ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है एंड इसका वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ऐसे, मतलब कि द रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, यही तो। ठीक है, अब हम एक टर्म बोल रहे हैं, इस केस में क्या हो रहा है कि जो रिफ्रैक्टेड रे टचेस द सरफेस, यहां पे क्या हुआ, कहां लिखा है, यहां पे लिखा है, क्या हुआ यहां पर, रिफ्रैक्टेड रे टचेस क्या, इज अलोंग द सरफेस, बेटर वर्ड है, इज अलोंग द सरफेस, इज अलोंग द सरफेस, और इस पोजीशन को बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, GRAZING, ग्रेजिंग इमर्जेंस, ये टेक्निकल टर्म है, बस ध्यान रखिएगा। ग्रेजिंग इमर्जेंस मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, फिर से बोल रहे हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ये नॉर्मल है मेरा एन डैश, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है भैया हमारे नॉर्मल। ठीक ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको INR-ND के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली स्नेल्स लॉ यूज करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वही चीज देखिए, फिर से कर रहे हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या होगा, याद है ना, इस मीडियम का बात करते हैं पहले, जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम इनटू साइन ऑफ द एंगल प्रेजेंट इन दिस मीडियम, कितना है, IC, हो जाएगा साइन IC, ठीक, इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम इनटू साइन ऑफ द एंगल इन दिस मीडियम, कितना है, साइन ऑफ एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। ठीक ठीक, तो ये हो गया स्नेल्स लॉ आपका। ठीक है, ठीक, अच्छा, सपोज हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कि गिवन आपको ये इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, नहीं पता है आपको, पर मान लीजिए साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, ठीक है, अच्छा, और कुछ लिख देते हैं, साइन 91 होता है, साइन 42 डिग्री होता है 2/3, साइन 49 डिग्री होता है 3/4। बस लिख दिए हैं, अभी बताएंगे क्यों लिखे हैं वहां पर। ये मान लीजिए आपको वैल्यूज आपको दिया हुआ एग्जामिनेशन पेपर में, क्वेश्चन पेपर दिया होगा, ये सब वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, ठीक है,
तो ये साइन 90 कितना हो जाएगा 1, ये गायब हो गया। तो हम यहां से बोल सकते हैं साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। ये एक रिलेशन बना ना, ठीक है, एकदम सही है। ठीक, अब इसी को हम घुमा फिरा के बहुत कुछ लिख सकते हैं। देखिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई सी को लिख सकते हैं एन आर ऊपर है डी नीचे, मतलब बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, हाँ या ना? क्योंकि जो मीडियम ऊपर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है उसके रिस्पेक्ट में बात होगा, सॉरी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है उसके रिस्पेक्ट में बात होगा। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। ठीक है, ठीक है। और साइन आई सी इज इक्वल टू, आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद है? वहां से हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये भी लिख सकते हैं चाहे तो, जहां पर कहा लिखे हम, यहां पे क्या है, ये एन आर डी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे जगह ही नहीं है आप लिखने के लिए, हद यार। ठीक है, अच्छा इसको मिटाते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये यहां से कैसे आया? क्योंकि मुझे पता है ये चीज कि एन आर डी इंटू एन डी आर इज इक्वल टू 1, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो मतलब एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। ठीक है, वेयर एन आर डी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर, डी एन एस ई आर। यहाँ पर एन डी वॉज ग्रेटर देन एन आर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली एन डी आर क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको? सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, बस हमने यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को आप बस याद रखिए ना, बस अगर आप इसी रिलेशन को याद रखोगे तो आप जो चाहे कर सकते हो कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू, या फिर इस रिलेशन को याद रखो, जो आपका मर्जी है। बेस्ट होगा हम लोग इस रिलेशन को याद रखें, इस रिलेशन को याद रखना बेटर होगा ज्यादा। ठीक है, अरे कोई भी याद रखो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही एक ही चीज है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब इसको अच्छे से कॉपी कर लो, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को पैरामीटर्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर एयर ग्लास मीडियम। ठीक है, मतलब कि देखिए हम आपको पहले बोल रहे, फिर से बोल रहे हैं कि जब आपको क्रिटिकल एंगल निकालने को बोलेगा ना, तो क्रिटिकल एंगल जो हम लोग निकालते हैं 2 मीडिया के लिए कांस्टेंट होता है। मतलब कि अगर हम एयर और ग्लास का बात करें उसका क्रिटिकल एंगल फिक्स्ड है, एयर और वाटर का बात करें उसका क्रिटिकल एंगल फिक्स्ड है। चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1, अच्छा फॉर एयर ग्लास मीडिया ना, क्या है? फॉर एयर ग्लास मीडियम, एयर फॉर एयर ग्लास मीडियम। ठीक ठीक, अच्छा चलो करो यार, कहाँ गए आप? अच्छा रिकॉल, आपको क्या याद है? आपको याद है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल IC इज इक्वल्स टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, सॉरी रेयर मीडियम। ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। यहां से हम बोल सकते हैं
which implies sine of angle of incidence IC is equals to, for air glass medium, denser medium कौन सा है? ग्लास है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू एयर का कोई बात ही नहीं है, नहीं समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जब भी हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं वो सेम है एज इफ बस आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ले लो। क्यों? अच्छा ठीक है बताते हैं। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक? पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, ओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, कितना है? 3/2, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3/2 which is equals to 2/3, ठीक। मतलब कि यहाँ पे हम लोग को ये मिला कि साइन IC का वैल्यू है 2/3, ठीक है? तो आप ये IC कैसे निकालोगे? वो निकालने के लिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी पैरामीटर दिया हुआ है, आपको बोला है 2/3 का वैल्यू होता है साइन 42 डिग्री, विच इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं साइन IC इज इक्वल्स टू साइन 42 डिग्री, ठीक है? साइन, क्योंकि 2/3 का वैल्यू दिया हुआ है, एग्जामिनेशन में भी दिया रहेगा 42 डिग्री, हम बोल सकते हैं अगर हम कंपेयरिंग करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 42, क्रिटिकल एंगल आएगा 42 डिग्री फॉर एयर ग्लास मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री। प्लीज इस बात को याद रखिएगा, कि क्या बोले कि एयर और ग्लास मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, बहुत जरूरी आएगा, बाद में आपको बाद में याद दिलाएंगे, ठीक है? ये हो गया। अच्छा यहाँ तो कोई डाउट नहीं था ना आपको? ये लाइन लिखे हैं हम, ऑफ ग्लास ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू एयर नीचे, पर सिंस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो उसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर 1, यहाँ पे वही लिखा, पर एक ही बात है, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? फॉर एयर वाटर मीडियम, फॉर एयर वाटर मीडियम, तो फिर से यही डेफिनेशन साइन IC इज इक्वल टू, हटाओ इसको भैया, हाँ इसको हटा दो। हम बोल सकते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो 1 होता है, सिंपली 1/NW हो जाएगा। अच्छा ये एयर लिखा हुआ है पर एक ही बात है, ये सेम एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दोनों का मतलब सेम है। आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। क्यों? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसीलिए आप ये नोटेशन में लिखो या फिर ये नोटेशन में लिखो, आंसर सेम आएगा, ठीक है? ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4/3 विच इज इक्वल टू 3/4। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि साइन IC ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 3/4, पर 3/4 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? साइन 49, साइन IC इज इक्वल 49। अब फिर से विच इंप्लाइज कंपेयरिंग अगर हम करते हैं, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, ब्रैकेट में IC है, ब्रैकेट में 40, मतलब कि IC मस्ट बी इक्वल टू 49 डिग्री आंसर, मतलब कि इसके लिए 49 डिग्री होता है। जहां तक हो इसको ध्यान रखिएगा, इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान रखिएगा कि एयर ग्लास मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, एयर वाटर मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? बोला गया है व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है हम लोग वो समझ चुके हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब अकर होता है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। दे आर कंडीशंस क्या है। पहली बात तो ये कि लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम DENSER डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक। और दूसरा पॉइंट है कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब जाके टोटल इंटरनल ANGLE रिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर ये दोनों कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई करते हैं कि लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तब जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है, बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस इन intensity of light, difference in intensity of light reflected that from mirror and that due to the phenomena of total internal reflection, ठीक है। मतलब कि ये पूछा जा रहा है कि मिरर भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक ठीक। तो दोनों में इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है ये पूछा है, ठीक। समझ में आपको क्वेश्चन, आंसर मेरे को पता है, चलिए जल्दी लिख लेते हैं। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर इन द phenomenon of total internal reflection, the light energy is completely reflected back, hence the intensity of the reflected ray is same as the incident ray, that is 100%, ठीक। But in the case of प्लेन मिरर, पर प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, along with reflection there is also absorption and transmission of light, hence the intensity of reflected ray is always less than the incident ray, that is less than 100%। ये डिफरेंस है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो सारा लाइट आ रहा है वो पूरा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। बट जब एक प्लेन मिरर आप यूज करते हो, लाइट तो रिफ्लेक्ट हो रहा है पर साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ लाइट तो लॉस होना ही है बाय द फेनोमेना ऑफ ट्रांसमिशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, वो तो होना ही होना है, ठीक है। तो वेराज इस केस में जो रिफ्लेक्टेड मिरर के केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका इंटेंसिटी कम होता है, वेराज इसमें पूरा होता है 100% होता है,
ठीक है, ठीक है। प्लीज इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट को बाद में यूज करेंगे। ये स्टेटमेंट एंड द फैक्ट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल फॉर एयर ग्लास मीडियम इज 42 डिग्री एंड क्रिटिकल एंगल फॉर एयर वाटर 48 डिग्री, ये तीनों इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट टॉपिक में मूव करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है हम लोग के लिए, वो है हैशटैग मिराज, मिराज, ठीक है, ठीक है। तो मिराज क्या है, मिराज सिंपली एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन, अरे इल्यूजन स्पेलिंग गलती हो गया, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, इल्यूजन ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ, ड्यू टू फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक, ठीक, ठीक है। होता क्या है कि समझते हैं, होता क्या है कि अ पर्सन walking through a person walking through the desert, DESER, desert, often sees water on the surface of the desert, which is usually an illusion, देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग, मतलब कि अगर कोई एक बंदा डेजर्ट में जा रहा है, और ऑब्वियसली डेजर्ट में तो गर्मी होता ही है, ठीक है, तो ऑफन क्या होता है कि जब वो देख रहा है ना, उसको लगता है कि हर समय, हर कुछ डिस्टेंस पे ना उसको लगता है कि अरे वाह वहाँ पे पानी दिख रहा है, पानी पानी पानी, पर जब वो वहाँ जाता है तो पानी होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर हो, आप चल रहे हो, डेजर्ट में हो, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अरे यहाँ तो एक पॉन्ड है, ठीक है, और आप यहाँ पे दौड़ के आए, और फिर आके देख रहे हो कि अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यही लिखा है यहाँ पर, अ पर्सन वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट ऑफन सीज वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द डेजर्ट, विच इज यूजुअली एन इल्यूजन। समझ में क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये एक डेजर्ट अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ये क्या है, डेजर्ट है, DESERT, डेजर्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो डेजर्ट में, अच्छा एक चीज, अच्छा ये डेजर्ट है, ये सरफेस ऑफ लैंड है, ये लैंड है, एंड ये ऊपर क्या बोलेंगे, ये अपर अबव द, क्या बोलेंगे, लैंड ऊपर, अरे यार ये लैंड है, ठीक है। एंड एक चीज देखो कि लैंड के ऊपर जो एयर होगा, लैंड के एडजेसेंट में जो एयर होगा वो काफी गर्म होगा कंपेयर टू जो उसके ऊपर है। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, देखिए हम बोल सकते हैं, कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर कहीं लिखे हैं, लिखे हैं, लिख सकते हैं, अच्छा लैंड के नियर में, नियर द लैंड यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, नियर लैंड वार्म एयर होगा, वार्म एयर, ठीक है, बट फार लैंड, फार फ्रॉम, क्या बोले ऊपर, नियर लैंड, अबव लैंड, अबव लैंड बोल सकते हैं, कोल्ड एयर होगा, कोल्ड एयर, ये तो ठीक है ना। एंड वार्म एयर का डेंसिटी DENSITY डेंसिटी लेस होता है, whereas कोल्ड एयर का डेंसिटी DENSITY डेंसिटी मोर, ज्यादा होता है। ये बात समझ में आया। जो वार्म एयर है, वार्म है मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उसका एनर्जी ज्यादा होगा, वो सेपरेटेड रहेगा, तो उसका डेंसिटी कम है। whereas जब कोल्ड है तो सब बहुत
आसपास है, जो मॉलिक्यूल्स है बहुत आसपास है वो एयर मॉलिक्यूल्स, तो उसमें डेंसिटी ज्यादा है। तो प्लीज इस बात का ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए कि डेजर्ट सरफेस है, लैंड के ऊपर जो एयर होगा, एयर प्रेजेंट नियर द सरफेस ऑफ द लैंड, उसका डेंसिटी वो वार्म एयर होगा एंड वार्म एयर का डेंसिटी कम होता है। वेयर एज जो एयर सरफेस के बहुत ऊपर है उसको होगा कोल्ड होगा, थोड़ा कंपेरेटिवली कोल्ड होगा और उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे मूव करें, ध्यान सुनिएगा, अगर हम ऊपर से नीचे मूव करें, अच्छा ठीक है, फर्स्ट ओके, अब देखिए कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पर, देखिए इफ वी कंसिडर द atmosphere to be made of different layers of different refractive index, of different density, ठीक है। मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं, ये डेजर्ट है, प्लीज ध्यान समझिएगा। मिराज, ये जो मिराज है ना, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, समझ जाएंगे आप क्या बताना चाहते हैं हम। ये जो डेजर्ट है इसके ऊपर ये मान लीजिए एयर सरफेस है, हम एकदम ऐसे बना देंगे, ये एक एयर सरफेस है। हाँ अच्छा, पहले हम अपने खुद को तो बना लें। ये मान लीजिए ये जिराफ है, ये जिराफ है और हम इस जिराफ पे कैमल पे हम इस पर गद्दा लगा हुआ है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं जिराफ पर। ठीक है ओके। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर है, ये एक एयर हो गया, ये एक डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर हो गया, और जैसे जैसे हम लोग का डिफरेंट लेयर्स ऑफ ऊपर जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इसका ज्यादा है, मतलब ये जो एक लेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कंपेयर, ऐसे मानते हैं। ये क्लोजली स्पेस्ड है, ये भी क्लोजली स्पेस्ड है, और जैसे आप ऊपर जा रहे हो ये हो गया, गलत बना दिया क्या, कोल्ड एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है, सॉरी ना, एक सेकंड ना, छोड़ो उसको। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे का बात करें तो डेंसिटी डिक्रीजेस, DENSITY, डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब कि यहां पर ज्यादा डेंसर है DENSER, और यहां पे कंपैरेटिवली रेयरर है। एकदम नीचे वाला जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है वो रेयरर है, और एकदम ऊपर वाला जो है वो डेंसर है। ठीक है। अब देखिए भैया क्या होता है, अब अगर आपके पास यहां पर क्लाउड है, CLOUD, क्लाउड, जो ऑब्वियसली आसमान में क्लाउड होगा ही। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि लाइट जब क्लाउड से आता है तो क्या होगा, लाइट मूव कर रहा है, ये मान लीजिए एक लाइट आ रहा है, ठीक है, और लाइट अब मूव कर रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। क्या हम ये बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एयर है वो हॉट है, डेंसिटी लेस है, वैसे ऊपर में जो एयर है कोल्ड है, उसका डेंसिटी ज्यादा है, मतलब एयर का लेयर ऐसा है, ऊपर डेंसिटी चले हो। समझ में आया? मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि लाइट मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यहाँ पर आया। अब सिंस एक फिर से ये शिफ्ट करेगा अपना, अभी फिर से यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, फिर से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और फिर से ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा, फिर से ऐसे मूव करेगा। ठीक है,
फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा। पर ऐसे करते 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 एक ऐसा क्रिटिकल लेवल तो आएगा ही ना, एक ऐसा क्रिटिकल लेवल आता है कि अगर फिर से ऐसे आया, ठीक है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया। अच्छा, ये I1 I2 I3 I4 ऐसे करते 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 मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसा हुआ कि ये जो एंगल बना I5 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर यहां पे, तो क्या होगा, ये लाइट पूरा इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा एंड हम लोग के भैया के आंख में जाके हिट करेगा। ठीक है, समझ में आया? अब मतलब कि लाइट ऐसे आ रहा है, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ रिफ्रैक्शन हुआ रिफ्रैक्शन हुआ रिफ्रैक्शन हुआ, पर जब रिफ्रैक्शन करते 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 हर समय एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते अगर वो क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर गया तो ये लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेस करेगा, तो हम लोग ऐसे में जाएगा। एक और ले लेते लोग, मतलब यहां से मान लीजिए ऐसे आया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर मान लो रिफ्लेक्शन में आगे चला गया हम लोग। ठीक है, ठीक है ना, समझ में क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब देखिए हम लोग को तो लगता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, मतलब कि इसको, ये पर्सन को एज इफ अपीयर होगा कि ये लाइट यहां से आ रहा है, ये लाइट यहां से आ रहा है। ठीक है, एज इफ यहां पे फिर एक क्लाउड का एपरेंट इमेज फॉर्म होगा। ये क्या होगा यहां पर? एपरेंट इमेज ऑफ क्लाउड, एपरेंट इमेज ऑफ cloud giving the feeling of water, giving the sensation, apparent image of cloud होगा जो हम लोग को as if which appears as a pond, तो हम लोग को as if ये फील होता है कि यहाँ पर पानी है, पर बाय द टाइम ये भैया जी यहाँ पहुंचेंगे पानी रहेगा ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। हमने ट्राई किया आपको बेस्ट वे में समझाने का, एकदम हर एक डिटेल कवर करने की कोशिश की है। पता नहीं मुझे आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, क्लियर है ना? और कुछ बोलना और कुछ बाकी रह गया मेरे को जो मिस कर दिए हैं? नहीं, सब ठीक है। और तो कुछ ऐसा नहीं जो हम मिस कर दिए हैं, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो फिर चलो फाइनली ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करेंगे। नेक्स्ट मोस्टली हम लोग प्रिज्म स्टार्ट करेंगे, वही करेंगे प्रिज्म। ठीक है, ओके, तो चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग।